अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पंजाब में इक़्तिदार का हुमा किसके सर बैठेगा? हमज़ा शहबाज शरीफ के सर बैठेगा या चौधरी परवेज़ इलाही के सर बैठेगा? अंदर की खबर क्या है आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये खबर दूंगा। और फिर जनाब चौधरी शुजात हुसैन से आसिफ अली ज़रदारी ने आज फिर मुलाकात की है और वापस जाते हुए विक्ट्री का निशान बना के गए हैं। ये सारा क्या मामला, इस पर बात करेंगे। और फिर ये असम्बली में जोर तोड़ के साथ खरीदो फरोख्त की जो बातें सुनने में आ रही हैं, मामला सुना है कि रेट 1 अरब से भी क्रॉस कर गया फी रुकने पंजाब असम्बली। ये असल ख़बर है, हकीकत है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और फिर जनाब अताउल्लाह तारड़ ने अपने ऊपर ख़रीदो फरोख्त का इल्ज़ाम लगाने वाले 4 लोगों, फवाद चौधरी और 3 अरकान पंजाब असम्बली जो PTI के हैं, उनको लीगल नोटिस भिजवा दिया है और नया चेयरमैन नैब लग गया है। और नया चेयरमैन नैब लगने के साथ ही ये जो एसेट रिकवरी यूनिट था शहजाद अकबर साहब वाला, उसकी इंक्वायरी खोल दी गई है। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि ये तमाम खबरें आपके साथ शेयर करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बगैर आगाज़ करते हैं नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं नए जो चेयरमैन नैब तैनात हुए हैं आफ्ताब सुल्तान, इनके हवाले से। आपको पता ही इमरान खान साहब के दौर में चेयरमैन नैब का मुद्दत पूरी हो गई थी, एक्सटेंशन उनको कानून के मुताबिक दी नहीं जा सकती थी। तो खान साहब उन्हें डेली वेजेस के ऊपर चलाते रहे कि अच्छा जब तक नया लगता है उस वक्त तक आप चलाते रहे। और वो अपोजिशन लीडर से चूँकि मुशावरत नहीं करना चाहते थे, उसके बगैर नए चेयरमैन की तैनाती हो नहीं सकती। तो ये मामला पेंडिंग रहा और फिर जब ये हुकूमत आई तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब फिर घर चले गए और अब तक ये सीट खाली थी। एक्टिंग चेयरमैन थे ज़ाहिर शाह साहब। आज जो है वो वफाकी काबीना ने जो है मंजूरी दे दी है नए चेयरमैन नैब के नाम की, जो कि हैं आफ्ताब सुल्तान। आफ्ताब सुल्तान जो हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 22 से रिटायर्ड अफसर हैं, IG पंजाब भी रहे हैं, DG इंटेलिजेंस ब्यूरो भी रहे अपने सर्विस के दौरान, और अब वो लगे हैं चेयरमैन नैब। आफ्ताब सुल्तान के हवाले से कोई भी बात की जाए, किसी भी तरह की जाए, वो एक अलग मामला है। लेकिन नाज़रीन, चूँकि मैंने अपने कैरियर में बहुत अर्सा क्राइम रिपोर्टिंग की और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता रहा, तो जहाँ तक मेरी इतलात हैं उनके मुताबिक आफ्ताब सुल्तान जो हैं बड़े अपराइट अफसर हैं, ऑनेस्ट अफसर हैं और किसी के प्रेशर पुशर में आने वाले नहीं हैं, जैसा कि एक चेयरमैन नैब को होना चाहिए। हर हवाले से, मतलब करैक्टर के हवाले से, दयानतदारी के हवाले से, प्रोफेशनल होने के हवाले से, अपने काम पे गिरफ्त रखने के हवाले से और किसी दबाव को खातिर में ना लाने के हवाले से, उस हवाले से आफ्ताब सुल्तान से अच्छी तवक्कुआत रखी जा सकती हैं। अल्लाह करे हमारी तवक्कुआत पूरी हों और वो मेरिट पे चलें। अच्छा, एक दूसरी से साथ ही खबर, अब ये फैसला तो यकीन पहले से हुआ होगा, लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि आज ही चेयरमैन नैब लगा और आज ही उस पर इंक्वायरी का आगाज़ हुआ है। वो है जनाब, वो आपको याद होगा मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुशीर बराए एहतसाब हुआ करते थे और एक एसेट रिकवरी यूनिट उन्होंने बनाया था और टका पाकिस्तान में वो लेकर नहीं आया, अलबत्ता करोड़ों रुपये जो है वो सरकारी खजाने से इस एसेट रिकवरी यूनिट के नाम पर खर्चा कर दिया। लंदन तक जाके बड़ी भारी भारी लोगों को पैसे दिए, लेकिन 1 टका भी पाकिस्तान नहीं ला सके। लेकिन हुआ ये कि जनाब मलिक रियाज साहब का पैसा आज खुद वहाँ पे पकड़ा गया। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने, उन्होंने ना सिर्फ मलिक रियाज और उनकी फैमिली के बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, बल्कि वो पैसा भी चूँकि पाकिस्तान का पैसा था तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में उस वक्त उसकी वैल्यू शायद कोई 50 अरब रुपये बनती थी। और उसके बाद जनाब शहजाद अकबर साहब ने काबीना से को वो कोई लेटर दिखाए बगैर वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात करके उस वक्त के जो इमरान खान साहब थे, इसकी मंजूरी ले ली और वो पैसा जनाब मलिक रियाज साहब को लौटा दिया गया। लौटा इस सेंस में दिया गया कि मलिक रियाज साहब ने एक और केस के सिलसिले में जो जुर्माना भरना था सुप्रीम कोर्ट में, वो उसके खाते में एडजस्ट कर दिया गया, जबकि ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान की मलकियत था, जो कि गैर कानूनी तरीके से लाया गया। वो गैर कानूनी तरीका साबित हुआ, पैसा वापस आया, तो ये पाकिस्तान के ख़जाने में जाना चाहिए था, ये नहीं भेजा गया। इस मामले की अब शुरू हो रही है जनाब तहकीकात। नैब तहकीकात कर रहा हूँ तो जो चेयरमैन है वो और ज़्यादा जो है दयानतदार आ गया, तो अब ये टलियाँ खड़े गई हैं अब शहजाद अकबर साहब के लिए और जो दीगर लोग थे, ख़ुद मलिक रियाज साहब के लिए भी। उन्होंने ये किया कि इससे इंक्वायरी शुरू कर दी। इंक्वायरी के पहले स्टेप के तौर पे उन्होंने, चूँकि शहजाद अकबर साहब का दफ्तर जो था वो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में था, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये कहा है कि जी जो इनके दफ्तर का मुतल्लिका रिकॉर्ड है वो हमारे हवाले किया जाए, ख़ुसूसन जो ख़तों किताबत होती रही नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया के साथ, उस हवाले से। फिर वो 2 लोग हैं उनके यहाँ पर आने के हवाले से और ये सारा पैसा जिस तरह मुंतकिल हुआ, सारी यानी कि जो दस्तावेज़ात हैं वो सारी उन्होंने तलब कर ली हैं। आगे बढ़ते जनाब, जो खरीदो फरोख्त की खबरें आ रही हैं, अताउल्लाह तारड़ जो हैं वज़ीर दाखिला जो हैं पंजाब के सूबाई वज़ीर दाखिला, उनके बारे में जनाब कल फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये दावा किया था कि अताउल्लाह तारड़ ने
رحیلہ نامی ایک جو رکن اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کی پنجاب کی، ان کے فون پر اس کے ذریعے انہوں نے جو 3 ارکان ہیں، ان 3 ارکان کے نام ہے شہاب الدین خان، عامر عنایت اور غضنفر عباسی، ان کو جناب 25 کروڑ روپے کی آفر کی تھی، اور بقول فواد چودھری کے کہ جناب انہوں نے اپنے بیان حلفی بھی دے دیے، اور ان تینوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمیں انہوں نے یہ آفر کی تھی۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا جی میں تو اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دوں گا۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج اس معاملے پر پہلے تو انہوں نے کل ایک جوابی پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے حلف دیا کہ جناب میری اس موضوع پہ خرید و فروخت کے والے سے کسی سے بات نہیں ہوئی، اور دوسری سائڈ اگر حلف دے سکتی دے دو، تو ابھی تک ایسا کوئی معاملہ نہیں آیا تھا۔ آج اس معاملے کو ایک قانونی شکل دی گئی ہے کہ عطا اللہ تارڑ صاحب نے لیگل نوٹس بھجوا دیے ان تینوں حضرات کو اور ساتھ فواد چودھری صاحب کو، جناب کے بتائیں آ کے ثابت کریں، ادروائز دنیا پھر میں آپ کے خلاف اتنا ہرجانے کا آپ کے خلاف کیس کروں گا۔ تو بہرحال اب یہ معاملہ جو ہے وہ ذرا سیریس نوٹ پہ چلے گا، کیونکہ اب لیگل کارروائی اس کے اوپر شروع ہو گئی ہے۔ جو ہماری مین خبر ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن اسی خبر سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ جناب پی ٹی آئی کے آج ایک رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا کہ جناب مجھے 1 ارب روپے کی آفر ہوئی ہے، وہ میں نے قبول نہیں کی، تو 1 ارب 10 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، اور مجھے کہا گیا کہ 3 ارب لے آؤ اور 3 ارب روپے لے جاؤ۔ اب ویسے یہ خبر میری تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رکن پنجاب اسمبلی ایک رکن کو اگر 1 ارب روپیہ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر 186 ارکان کی ضرورت ہے تو آپ کو 1 خرب 86 ارب روپے چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات میرے نہیں خیال میں کہ یہ کوئی درست بات ہے، کیونکہ اب یہ ذرا بات تھوڑی تلخ ہے لیکن برداشت کرنی پڑے گی کہ جناب اگر ایک ایم پی اے کے لیے 1 ارب روپیہ ملتا ہو نا، تو اس ایم پی اے کو تو بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خان صاحب نے تو گھڑیاں اٹھا کے توشہ خانے سے نکال کے 4 کروڑ کی بھیج دی تھی، انہوں نے خود کہنا 186 ارب روپے تو مینو دیو نا، ایم پی اے سارے تسی لے جاؤ۔ تو بہرحال یہ ایک اس پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میری رائے سے، لیکن بہرحال یہ میری رائے ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہائپ کریٹ کرنا اور پراپیگنڈا پھیلانا، میں اس کو اس سینس میں رکھتا ہوں۔ اگر کسی کو 10 کروڑ 15 کروڑ کی آفر ہوئی ہے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ یار ہو سکتا ہے اتنی آفر ہو گئی ہو، اتنی بھی آفر بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک رکن پنجاب اسمبلی وہ 350 سے زیادہ رکن پنجاب اسمبلی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ تھا۔ پھر جو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن پنجاب اسمبلی ہیں خاتون سنبل مالک حسین، انہوں نے البتہ یہ کلیم کیا کہ جی مجھے 10 کروڑ روپے کی آفر دی گئی اور میرے ایک عزیز کے ذریعے وہ آفر مجھ تک پہنچائی گئی ہے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس عزیز کا نام بتائیں تو انہوں نے کہا جی میں چونکہ ہمارا ان سے تعلق ہے تو میں ان کا نام اس طرح تو نہیں لے سکتی، البتہ اگر کسی فورم پہ ضرورت پڑی تو میں ضرور وقت آنے پر ان کا نام بھی لے لوں گی۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جناب، وہ جو خرید و فروخت والا معاملہ ہے، جو ایک الزام پی ٹی آئی لگا رہی تھی پہلے بھی، آپ کو یاد ہو کہ تحریک عدم اعتماد کے دنوں میں سندھ ہاؤس میں نے کہا جی وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، منڈیاں لگی ہیں، لیکن ثبوت کوئی نہیں آیا۔ تو یہاں پہ بھی ابھی تک ثبوت کسی طرف سے کوئی نہیں آیا، البتہ یہ ہے کہ کلیمز آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے آفر ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی مجھے آفر ہے۔ بہرحال اصل کہانی یہ ہے کہ جناب اراکین اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور جو کاف لیگ کے ہیں، ان سب کو منتقل کر دیا گیا لاہور کے ایک ہوٹل میں، اور یہ اپنے بندے اور ایک طرف سے رکھے گئے ہیں، دوسری طرف حمزہ شہباز شریف نے بھی اپنے جو اراکین ہیں ان کو بھی کسی جگہ رکھا ہوا ہے۔ البتہ ایک جو معاملہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی آج دوبارہ ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین سے۔ آصف علی زرداری صاحب وہاں پر گئے، چودھری شجاعت حسین سے دوبارہ ملے، اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کل اور پرسوں بھی ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں وہاں پر، لیکن بات کوئی آگے بڑھی نہیں۔ آج جو ہے وہ جب واپس گئے ہیں تو وہ وکٹری کا نشان بناتے ہوئے گئے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب وکٹری کا نشان بناتے ہوئے جائیں تو ویسے ہی لوگ حیران ہو جاتے ہیں، یار خیر تھے نا، زرداری صاحب نے وکٹری نشان بنا دیا، کوئی بڑی گڑبڑ ہو گیا۔ بہرحال آصف علی زرداری صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹس اس کے بعد آئے ہیں جس سے یہ نظر آتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب چودھری شجاعت کے کہنے پہ میں نے جو ہے نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو اس چیز پر آمادہ کیا کہ وہ پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ قبول کریں، اور یہ میں نے چودھری شجاعت حسین کے کہنے پہ کیا۔ اب چودھری پرویز الہی جو ہے ان کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے میں نے ان تینوں سے یعنی کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم سے کمٹمنٹ لے لی، اور میرے کہنے پہ وہ مان گئے، اور مجھ سے ہم سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد چودھری پرویز الہی جو ہے وہ جا کے عمران خان سے مل گیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک شکوہ لگتا ہے، اور شکوہ اسی وقت کیا جاتا ہے جب معاملات نہ طے ہو رہے ہوں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات تھی چودھری شجاعت حسین سے، وہ اگر کوئی فیور لینا چاہتے تھے اراکین کاف لیگ جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان کے حوالے سے، تو اس میں ان کو شاید ناکامی ہوئی ہے، اور ظاہر ایسا لگتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ جی آصف علی زرداری پیسے خرچ کر رہا ہے پنجاب میں
वज़ीर आला बनाने के लिए खरीद व फरोख्त कर रहा है और वो लाहौर आके बैठा हुआ है। तो आसिफ ज़रदारी साहब ने उसका ये जवाब दिया, और मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपसे ये जिक्र किया था कि आसिफ ज़रदारी ने ये जवाब दिया कि जी मैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाने के लिए पैसे क्यों खर्च करूँगा। और उन्होंने कहा कि अगर हसन मुर्तज़ा उम्मीदवार होता, यानी कि जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अगर वो उम्मीदवार होता तो मैं पैसे खर्च भी करता। अलबत्ता भुट्टो का कारकुन होने के नाते खरीद फरोख्त पर मैं यकीन नहीं रखता, और उन्होंने कहा कि मैं तो 3 महीने पहले से ऐलान किया हुआ कि मैं लाहौर आके बैठूंगा, सियासी डेरा लगाऊंगा और हर तहसील में जाऊंगा। तो मेरे लाहौर आके बैठने का खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग से कम कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि जी उन तीनों ने, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ और मरीम साहबा ने मेरे कहने पे परवेज़ लाई को वज़ीर आला बनाने की हामी भरी थी और वो अपनी कमिटमेंट से फिर गए, लेकिन हम अपने कमिटमेंट से नहीं फिरेंगे। और जो हमारा मुस्लिम लीग नून के साथ एक इत्तेहाद है, हम उसके साथ मुस्लिम लीग नून के साथ डट कर खड़े रहेंगे। अच्छा, अब जनाब मैं उस खबर की तरफ आता हूँ कि जनाब अंदर की खबर क्या है। अब क्लेम्स बहुत सारे हो रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात करते कि जी वो 5 अरकान तो क्या हो सकता है, 50-55 अरकान उनके इधर उधर हो जाएं, इस किस्म की खबरें आती। और फिर कुछ ऐसी खबरें आती कि जी बंदे पूरे नहीं हो रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, तो फिर ये मामलात बड़े गड़बड़ चल रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और उधर से मुस्लिम लीग नून के बंदे भी तोड़े जा रहे हैं। अब सबसे पहले वो बूनी जो है वो हार्स राइडिंग के कह लीजिए या बंदे तोड़ने की कह लीजिए, तो वो तो PTI ने या काफ लीग ने खुद कर दी जब जलील सरकपुरी से रिजाइन दिलवाया गया। तो उसके बाद फिर दूसरी साइड से भी काम शुरू हो गया। अब ये जो काम शुरू हुआ है, इसका मेरे पास जो इतलात है उसके मुताबिक उनका कोई मस्बत रिजल्ट दोनों साइडों को नहीं मिला। ना तो हमजा शहबाज शरीफ के कैंप को मिला और ना ही परवेज़ इलाही के कैंप को मिला, क्योंकि जो मेरी इतलात थी इनके पास जो अरकान असम्बली की तादाद है वो 188 और 180 थी, यानी कि 188 PMLQ और PTI और 100 जो है 80 हमजा शहबाज शरीफ के कैंप में अरकान पंजाब असम्बली की तादाद थी। और दोनों के कम हो गए, कोई बंदे बाहर चले गए, कोई इधर उधर हो गए, तो दो बंदे दोनों के कम में। और जो मेरे पास इतला है कि PC लाहौर में जो आज शाम को कुछ देर पहले तक जो अरकान पंजाब असम्बली इस वक्त थे वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चौधरी परवेज़ इलाही के 186 अरकान उनके पास ही पूरे हैं इस वक्त रात तक। सुबह क्या होता है मुझे नहीं पता, 11-11:30 बजे वो वोटिंग होनी है, उस पर क्या होता है ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने नंबर पूरे किए हुए हैं और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये मैदान मारने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अगर ये फिगर उलट होता, यानी कि 186 हमजा के पास होते और 178 चौधरी परवेज़ इलाही के पास होते, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि उन्होंने ये इलेक्शन जो है वो नहीं होने देना था, कोई फटा डाल देना था, कानूनी इच्छा निकाल देनी थी, इजलास गड़बड़ कर देना था। आपने पिछली दफ़ा देखा जब हमजा पहले मुंतखब हुए थे तो उस वक्त भी क्या कुछ उन्होंने नहीं किया था। लेकिन इस साइड से मुझे ऐसी कोई तवक्को नहीं है कि मुस्लिम लीग नून वाले कोई इस तरह की कोई मज़ामत करेंगे कि कोई फट डालेंगे या कोई गंद डालेंगे या कोई रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जनाब आराम से अपना नतीजा तस्लीम करना और उन्होंने कहना कि जनाब ये जमहूरी रवायात है, उन्होंने उन रवायात का ख्याल रखना और मान लेना कि जी ठीक है ये वज़ीर आला मुंतखब हो गए। लेकिन बहरहाल अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका पल्ला पंजाब असम्बली की गिनती में इस वक्त तक भारी है। सुबह तक मैं कुछ कह नहीं सकता, रातों रात कुछ हो जाता है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर ये रिजल्ट ना आया जो मैंने आपको बताया, और तो फिर ये आप समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा अपसेट होगा। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, वज़ीर आला बनने के बाद किसको फ़ायदा है किसको नुकसान है? मुस्लिम लीग नून को तो नुकसान है ही है, लेकिन फ़ायदा इमरान खान का भी नहीं, इमरान खान को भी नुकसान ही होना है। चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला बनने के बाद अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अलबत्ता खान साहब की जो है ना वो जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं उनमें उनको फेवर मिल जाएगी, और सबसे ज़्यादा फेवर कौन सी मिलेगी? सबसे बड़ी फेवर ये मिलेगी कि जनाब ये फराग गोगी वाली जो इंक्वायरी चली है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब में, उससे फराग गोगी की जान छूट जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।